नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एस्ट्रो अवध। मित्रों, आज हम बात करेंगे नवमांस कुंडली के बारे में। नॉर्मली आप नवमांस के बारे में जब सुनते हैं तो आपको लगता है कि जैसे कोई जटिल प्रक्रिया से आपको गुजरना है, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ सहज प्रक्रिया आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप नवमांस को D1 के साथ सहजता से जोड़कर देख पाएंगे। और आपको एग्जाम्पल भी हम बताएंगे जिसके माध्यम से आप चीजों को और प्रैक्टिकली समझ पाएंगे और आप इसे कुंडली में लगाएंगे तो अधिक से अधिक आपको ये मिलते हुए दिखेगा भी। इसके माध्यम से आप लोगों के टाइम को भी सही कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मेरा टाइम थोड़ा सा आगे पीछे है, लेकिन अगर आपने इस ट्रिक को सीख लिया, विधि को सीख लिया, तो आप देखेंगे कुंडली पे लगेगा भी और आप टाइम को भी सही कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नवमांस की। नवमांस अर्थात एक राशि के 9 भागों में बांट देने की प्रक्रिया कही जाती है। एक राशि 30 अंश से बनती है और उस 30 अंश को 9 भागों में बांटा जाता है। अगर इस बात को इस तरह से मैं कहूं कि एक राशि 2.25 नक्षत्रों से बनती है और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और इस हिसाब से एक राशि में 9 चरण हुए। तो ये जो चरण है और ये जो नवमांस है, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अर्थात अगर आपने D9 को पढ़ लिया तो कहीं न कहीं से आपने नक्षत्रों को पढ़ लिया। ये बात यहां पर इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि नक्षत्र का लिटरेचर बहुत कम मिलता है। नक्षत्र के ऊपर अच्छी किताब आपको नहीं मिलती, तो आपके मन में कई बार बड़ी पीड़ा होती है कि नक्षत्र को हम कैसे पढ़ें। लेकिन अगर आप नवमांस को पढ़ना जान गए तो गहरे अर्थों में आपने नक्षत्र को कुछ हद तक समझ लिया। पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ, काफी हद तक आपने समझ लिया। जो D1 होता है, इसके बारे में यह कहा जाता है कि अगर उसमें कोई प्लैनेट उच्च का है या नीच का है, अगर वहीं से आपने उसके फल को लेना चाहा तो यह फल आपका थोड़ा अधूरा रहेगा। बहुत बार लोग कुंडली दिखाने आते हैं और कहते हैं मेरी कुंडली में सूर्य अच्छा है, शनि अच्छा है और मुझे इसका फल नहीं मिल रहा। जब उस फल को हम लोग नवमांस में टेस्ट करते हैं तो नवमांस में वो ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं रहते। विद्वानों का यह मानना है कि अगर कोई प्लैनेट D1 में उच्च का है और D9 में नीच का है तो उच्च वाले का फल नहीं मिलेगा। D9 में नीच वाले फल के कारण से उसमें काफी कमी देखी जाएगी। वहीं पर इसके विपरीत अगर D1 में कोई प्लैनेट, लग्न चार्ट में कोई प्लैनेट नीच का है और वो नवमांस में D9 में उच्च का है, तो आप देखेंगे जो उसके नीचता के नाते बाधा या पीड़ा आनी चाहिए उसमें काफी कमी रहेगी। ऐसा अनुभव में देखा गया है और विद्वानों का कहना भी है। इन अर्थों में मैंने एक चीज और देखा है कि कई बार एक ही लग्न की अलग अलग पत्रियां अलग अलग फल देती हैं। आपने देखा होगा कि मेष लग्न के 2 लोग आते हैं और दोनों के व्यवहार में काफी अंतर होता है। इस अंतर का कारण होता है कि मेष लग्न का जातक जब नवमांस में दूसरे लग्नों को पाता है तो उस लग्न का प्रभाव लग्न वाले जो स्वामी होते हैं, राशि होते हैं, दोनों को मिलाकर ही फल को कहा जा सकता है। लेकिन यह बात सुनने में बहुत सरल है, लेकिन यह वास्तव में 2 लग्नों को मिलाना बड़ा जटिल होता है। तो यहां पर मैं कुछ ट्रिक उसी के संबंध में आपको देने वाला हूं कि जिससे आप दोनों को मिलाकर सहजता से फल पा सकें। इस बात को मैं और थोड़ा सा पुष्टि करने के लिए 2 महान हस्तियों का नाम लेता हूं जो वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चित है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी
जो आज भी जीवंत है अपनी कृतियों के नाते, अपने कार्यों के नाते, उनकी भी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वहीं पर वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली भी वृश्चिक लग्न की है। लेकिन दोनों के व्यवहार में और दोनों के बातचीत में, दोनों के ड्रेसिंग सेंस में, दोनों के व्यक्तित्व में, जीवन में बहुत फर्क है। दोनों के अंदाज बात करने का, अपनी बात को रखने का, योजनाओं को बनाने का बहुत अंतर है। दोनों के स्वामी मंगल है। ऐसे तो अटल जी ने भी जीवन में कभी हार नहीं मानी। उन्होंने स्वयं कहा, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। और उन्होंने अटैकिंग रवैया बहुत कम अपनाया। सदन में उनको क्रोधित होते हुए कम ही लोगों ने देखा। लेकिन वहीं पर नरेंद्र मोदी जी की वृश्चिक लग्न है, लेकिन उनका रवैया थोड़ा सा अटैकिंग रहा है। हालांकि दोनों के व्यक्तित्व में एक गुण था कि अपनी योजनाओं को जल्दी किसी से साझा नहीं करते थे, जिस कारण से पोखरण परीक्षण में पूरा विश्व अटल जी की बौद्धिक क्षमता या योजनाबद्धता से काफी शॉक्ड था। वहीं पर नरेंद्र मोदी जी आए दिन अपने नए नए नियम और विचारों से लोगों को स्तब्ध कर देते हैं। दोनों के व्यक्तित्व में बहुत सी चीजें मिलती हैं, जैसे परिवार। दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहा, या अटल जी ने तो किया ही नहीं। दोनों ने अपने मित्र धर्म को खूब में निभाया। मोदी जी के ऊपर एक आरोप लगता है कि वो अपने दुश्मनों को या प्रतिद्वंदियों को अटैकिंग मूड में दबाते हैं। वहीं अटल जी इससे हटकर वो अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाकर चीजों को आगे ले जाते थे। इस दोनों भिन्नता को आप D1 से चेक करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि दोनों में बहुत सी सिमिलरिटी दिखेगी। लेकिन इस भिन्नता को आप जब D9 से चेक करने जाएंगे तो आपको काफी अंतर मिलेगा। कैसे मिलेगा, आइए देखते हैं। अटल जी की जो कुंडली है वो D1 में वृश्चिक है, लेकिन D9 में वो मकर राशि की है। अब यहीं पर हम आपको अपनी जो ट्रिक बताने वाले हैं उसकी चर्चा यहां पर हम आपसे करेंगे। हमारी आज के क्लास की जो ट्रिक है वो ये है कि आपको ज्यादा जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना है। केवल D1 से और D9 की जो यात्रा हुई है उसकी संख्या को आपको केवल पकड़ लेना है। कैसे पकड़ना है? अटल जी की वृश्चिक लग्न है और वो D9 में गई है मकर लग्न, अर्थात कितने घरों की यात्रा हुई? 8, 9 एंड 10, आपको मिले 3। कालपुरुष की कुंडली में तीसरे घर का जो व्यक्तित्व है, अर्थात लेखन, पब्लिक कन्वर्सेशन, साहस, एक ही शब्द में दो दो विचारधाराओं को समाहित करने की क्षमता ये तीसरे हाउस में पाई जाती है। लेखन की प्रक्रिया भी तीसरे हाउस से पाई जाती है। अब ये जो 3 की यात्रा है, आप इसको प्लस नवमांश की जो राशि है मकर, इसको और D1 तीनों को मिलाकर आप प्रिडिक्शन करिए। प्रिडिक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहले D1 में वृश्चिक है। भाई ऐसे लोग योजनाबद्ध होते हैं, सैनिक होते हैं, लड़ने की अपार क्षमता होती है। वृश्चिक राशि होने के नाते जीवन में थोड़ा सा पीड़ा रहती है। ये तो हो गया आपके D1 का। अब तीसरे की जो यात्रा की, 3 की यात्रा मतलब पब्लिक कन्वर्सेशन इनका बहुत बेहतरीन रहेगा। इनके अंदर लेखन की क्षमता रहेगी। ऐसे लोग जीवन में कभी डरते नहीं हैं। ऐसे लोग अपने साहस के बल पे कोई भी यात्रा जीत सकते हैं। ऐसे लोग आस पड़ोस के लोगों को पूरा सम्मान और प्रेम देते हैं। तीसरे नंबर की राशि, तीसरे से हम आस पड़ोस भी देखते हैं, लेखन भी देखते हैं, पब्लिक कन्वर्सेशन भी देखते हैं।
और अब नवमांश का जो लग्न है मकर, उसको लेते हैं। एक तरफ D1 में वृश्चिक राशि है, दूसरी तरफ नवमांश में मकर राशि है। मकर राशि अर्थात शनि की राशि, जिसके अंदर किसी चीज को थोड़ा आराम से या मंद गति से करने की आदत है। अब देखिए, हम मकर के शनि को 3rd नंबर की राशि से अगर जोड़ते हैं तो अटल जी जब बोलते थे तो बड़े आराम से बोलते थे और धीरे धीरे बोलते थे। बोलना 3rd नंबर राशि का गुण है और धीरे बोलना ये नवमांश के D1 अर्थात मकर का गुण है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने D1 लिया वृश्चिक, फिर D1 ने 3 की यात्रा की, 3 के गुण अर्थात काल पुरुष के तीसरे घर का गुण, और साथ में हमने मकर लग्न ले लिया। धीरे बोलते थे। आपने देखा होगा कि तीसरे घर को 8वें का 8वां माना जाता है। इस कारण से एक पीड़ा बनी रहती है। अब ये पीड़ा अटल जी के नवमांश में मकर लग्न है, जो काल पुरुष के घुटनों में आती है। इस कारण से अटल जी को घुटनों में बड़ी पीड़ा रही। शनि को लेट से भाग्योदय का कारक माना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जीवन में पहला चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन शनि को कहा जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसकी प्रखरता बहुत ज्यादा आगे होती है, और वो गुण आपने अटल जी में मकर वाला देखा। वहीं पे साथ में आपने ये भी देखा कि अटल जी अपने ड्रेसिंग सेंस में थोड़ा पुराने विचारों को ज्यादा महत्व देते थे। इसीलिए वो बातचीत का लहजा, उठने बैठने का लहजा मोदी जी से भिन्न होकर पुराने लहजे को, जबकि अटल जी मिथुन का भी प्रभाव अपने अंदर रखे हुए थे। जैसे मिथुन जो है बुद्ध का ग्रह होने के नाते कई चीजों को सीखने की समझ रखता है। अटल जी के बारे में कहा जाता है कि अटल जी लेखन भी करते थे, अच्छे लेखक भी थे। अटल जी अच्छे नेता भी थे। अटल जी अच्छे वक्ता भी थे। अटल जी के बारे में कहा जाता है कि वो कुकिंग करने में भी शौक रखते थे। और यही नहीं, बच्चों की तरह उनको खाने की विविधता में भी खूब आनंद रहता था। अटल जी अपनी बात को दूसरों को कहने और सुनने में और लोगों से मिलने में भी खूब आनंद रखते थे। अटल जी का व्यक्तित्व इतना सहज था कि उनसे विपक्ष भी कई बार अपनी बात आकर कह जाता था। इस बात को हमने क्यों कहा? क्योंकि मरकरी एक ऐसा प्लैनेट था जिसके साथ आप देखेंगे कि राक्षस और देवताओं दोनों का संबंध है। देवता ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, बृहस्पति और मंगल। राक्षस अर्थात दूसरे पक्ष के शनि, राहु और केतु। लेकिन बुध एक ऐसे प्लैनेट हैं जिनको दोनों पक्षों से प्रेम मिलता है। तो अटल जी का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व था जिनको विपक्ष भी, सोचिए, विदेशों में अपने नेतृत्व के लिए भेजता था। अटल जी मकर लग्न नवमांश होने के नाते वो न्याय के कारक थे और उन्होंने न्याय किया। अटल जी अपने जीवन में कठिन परिश्रम और मेहनत से भी खूब गुजरे। लोगों ने उनके सांसद काल को देखा, उनके प्रधानमंत्री काल को देखा, लेकिन अटल जी अपने मंद गति से मेहनत करते हुए उन्होंने बहुत कुछ खड़ा किया, जो मकर लग्न के तरफ सूचित करता है। अगर हम तीसरे नंबर की यात्रा की बात करें और मकर की बात करें तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। अटल जी के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत हिस्सा था वो उनका पब्लिक कन्वर्सेशन और ईमानदारी से काम करना।
ईमानदार व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे शनि किसी भी कार्य को करने की जो अनुमति देता है वो बड़ी ईमानदारी से देता है। शनि को कर्म का कारक कहा गया है, न्याय का कारक कहा है। कई बार पार्टियों से गलती हो जाती थी तो उसके लिए जो सबसे न्यायपूर्ण शब्द होता था उसका प्रयोग भी अटल जी करते थे। वहां पर वो शब्दों की मजबूती के लिए वृश्चिक राशि का प्रयोग करते थे और वो किसी को बुरा ना लगे, काम भी हो जाए, ये मिथुन राशि का प्रयोग करते थे। और मुझे अपनी बात कहनी भी है ईमानदारी से, इसमें मकर राशि का प्रयोग करते थे। इनके व्यक्तित्व में मैंने देखा है कि कई ऐसी चीजें हैं जो वृश्चिक, मिथुन और मकर के साथ ही मिलकर आती हैं। जैसे हमने कहा इनकी मेहनत, इनके घुटने में दिक्कत, पब्लिक कन्वर्सेशन और वृश्चिक का जो साहस है, लड़ने की क्षमता है, ये तमाम चीजें इनके अंदर देखी जाती है। वैवाहिक सुख के संबंध में भी अगर मरकरी के विवाह की बात आप देखेंगे तो उनके विवाह में भी थोड़ी सी समस्या थी। ईला के साथ जो उनकी शादी हुई थी उसमें भी आप देखेंगे कि उनके जीवन में वैवाहिक सुख का एक आवागमन था। और अटल जी की जीवनी जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में जो रिलेशनशिप थे वो बुद्ध की तरह उसमें एक कंट्रोवर्सी बनी हुई थी। इसी तरह से हम आगे फिर कुछ विषयों को लेकर आपके सामने आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। श्री राधे।